इस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से, जब पृथ्वी तबाही के करीब पहुंच गई थी। इंसानों की आबादी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका अपने ही ग्रह पर रहना मुश्किल हो चुका था। इसलिए स्पेस कंपनीज ने एक नया ग्रह खोज निकाला जिसका नाम था नोवा प्राइम। पृथ्वी को खाली कर दिया गया और बचे कुछ इंसान नोवा प्राइम ग्रह पर आबाद हो गए। मगर खतरा टला नहीं था। इंसानों और एलियंस के बीच एक जंग छिड़ गई। उन एलियंस ने ओर्सा नामी हैवानों को नोवा प्राइम ग्रह पर छोड़ा जो सिर्फ इंसानों को मारने के लिए बनाए गए थे। उन हैवानों को हराना नामुमकिन हो गया था क्योंकि वो इंसान के डर को सूंघ लेते थे। कई सालों तक ये लड़ाई चलती रही। आज से 1000 साल पहले ही यूनाइटेड रेंजर्स की एक सेना बनाई गई थी। वो उर्सा नामी हैवानों से लड़ते थे, मगर उन्हें कोई ऐसा हथियार नहीं मिला था जिससे वो उर्सा को आसानी से मार सके, क्योंकि इन हैवानों ने लाखों इंसानों को खत्म कर दिया था। फिर एक दिन सब बदल गया जब एक आदमी उन हैवानों को बिना दिखे मार रहा था। असल में उस आदमी ने अपने डर पर काबू पा लिया था और डर पर काबू पाने से वो उर्सा के लिए अदृश्य हो गया, मानो वो हैवान अब अंधे हो गए हो। आहिस्ता आहिस्ता इस जंग का तख्ता ही पलट गया और इंसान हैवानों को खत्म करने लगे। उस पहले अदृश्य इंसान का नाम साइपर रेज था, जो अब सेना में जनरल है। तो अब हम आते हैं वर्तमान में। हमें नोवा प्राइम ग्रह दिखाया जाता है जहां नए कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही थी। इन्हीं कैडेट्स में साइपर रेज का बेटा भी था जिसका नाम केटाई था। वो पिछले 2 साल से रेंजर बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, मगर उसे अभी तक रेंजर नहीं बनाया गया। और अब की बार भी जब उसे अगले साल अप्लाई करने के लिए कहा जाता है तो वो अपने कमांडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पिता कई साल बाद मिशन से लौट रहे हैं और मुझे उन्हें बताना है कि अब मैं एक रेंजर हूँ। मगर उसके कमांडिंग ऑफिसर को अब भी केटाई में कुछ कमी लग रही थी, इसलिए वो उसे रेंजर नहीं बनाता। उस दिन जनरल साइपर रेज भी एक लंबे मिशन से घर वापस लौट आते हैं। उसकी पत्नी थी फाया। वो रेज के घर वापस आने से खुश थी। रात को जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो साइपर अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा। केटाई काफी नाराज था। वो कहता है कि मुझे रेंजर नहीं बनाया गया। इस बात को लेकर दोनों की थोड़ी बहस भी होती है। रेज का मानना था कि वो अभी छोटा है, शायद अगले साल उसे रेंजर बनाया जाए। बाद में फिया रेज को समझाती है कि केटाई एक जज्बाती लड़का है और वो तुम्हारी तरह बनना चाहता है। उसे किसी जनरल की जरूरत नहीं, एक पिता की जरूरत है। अच्छा होगा तुम उसके साथ समय बिताओ। तो उस रात साइपर फैसला करता है कि वो केटाई को अपने साथ एक अभ्यास पर ले जाएगा, एक ग्रह पर जहां उर्सा से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन जब वो निकल रहे थे तो एक अपाहिज रेंजर आता है और साइपर रेज को सैल्यूट करता है। कहता है कि मैं जंग के मैदान में था, आपने मुझे और 4 और लोगों को बचाया। आपकी वजह से आज मैं अपनी बेटी का चेहरा देख पा रहा हूँ। ये सब देखकर केटाई अपने पिता से और भी इंस्पायर्ड हो जाता है। जिस जहाज में ये लोग जा रहे थे उसमें एक उर्सा हैवान को भी ले जाया जा रहा था। असल में कुछ रेंजर्स को अदृश्य होने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नोवा प्राइम से टेक ऑफ करने के बाद साइपर रेज केटाई से कहता है कि अच्छा होगा तुम कुछ समय के लिए सो जाओ, मैं भी सोने वाला हूँ। केटाई थोड़ी नींद लेता है और जब वो जागता है तो उसके पिता अभी भी सो रहे थे। केटाई अपनी सीट से उठता है और उर्सा को देखने जाता है। एक रेंजर उसे रोकता भी है कि तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं, मगर जब उसे पता चलता है कि ये जनरल का बेटा है तो वो उसे कुछ नहीं कहता। असल में केटाई उर्सा को करीब से देखना चाहता था, मगर अभी तक उसने अपने डर पर काबू पाना नहीं सीखा था। इसलिए जब वो आगे बढ़ता है उर्सा उसके डर को महसूस कर लेता है। केटाई का ये डर बचपन से था। असल में हुआ ये था कि केटाई की एक बहन भी थी। जब वो छोटा था एक उर्सा ने उनके घर पर हमला किया था। केटाई तो उस हमले में बच गया, मगर उसकी बहन को हैवान ने मार दिया और तब से लेकर आज तक वो डर केटाई के दिल में बैठ चुका है।
यही सबसे बड़ी वजह है कि वो रेंजर के टेस्ट में पास नहीं होता, क्योंकि वो अपने डर को काबू ही नहीं कर पाता। दूसरी तरफ साइबर रेज भी जाग चुके थे। उन्हें कुछ महसूस होता है। वो शिप के दीवार पर हाथ लगाते हैं, फिर कैटाई को लेने जाते हैं और पायलट से बात करते हैं। साइबर उन्हें वार्न करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है उल्का पिंड का एक बड़ा तूफान आने वाला है। हम जहाज को मोड़ नहीं सकते, शायद हम उस तूफान की दिशा में चले जाए, इसलिए हम अपने जहाज को नहीं मोड़ेंगे। साइबर ये भी कहता है कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो एक पायलट उससे पूछता है कि सर, आप कितनी बार गलत हुए हैं? और देखते ही देखते उल्का पिंड के खतरनाक तूफान में इनका अंतरिक्ष जहाज बुरी तरह से फंस जाता है। रेज पायलट्स को यह आदेश देता है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से निकालो। सबसे नजदीकी ग्रह पर जाने के लिए इन्हें अनुमति चाहिए थी, मगर साइबर को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर उसे लोगों की जान बचानी है तो उसे प्लेनेट पर बिना अनुमति के ही लैंड करना होगा। पायलट्स आर्टिफिशियल वर्म होल का इस्तेमाल करते हैं। वो उल्का पिंड के तूफान से तो निकल आते हैं, मगर जहाज को भारी नुकसान पहुंच चुका था। उनके सामने एक ग्रह था, मगर ये वो ग्रह नहीं था जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। एक पायलट कहता है कि शायद कंप्यूटर हमें गलती से यहाँ ले आया। सिस्टम की तरफ से इन्हें चेतावनी दी जाती है कि इंसानों को इस ग्रह पर जाने की इजाजत नहीं है। जनरल रेज कहते हैं कि हम यहाँ लैंड नहीं करेंगे, मगर पायलट्स कहते हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है, अगर हम यहाँ रहे तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो साइपर कहता है कि इस जहाज को ठीक करो। वो अपने बेटे के पास आता है जो उस समय बहुत घबराया हुआ था। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और अचानक से जहाज का पिछला हिस्सा अलग हो जाता है। साइबर रेज भी दूर जाके गिरते हैं। बहुत से लोग अंतरिक्ष के गहराई में चले जाते हैं। कैटाई को होश नहीं रहता और अगले ही पल उनका अंतरिक्ष जहाज इस ग्रह पर क्रैश लैंडिंग करता है। कुछ समय बाद जब कैटाई को होश आता है तो वो तबाहशुदा जहाज में था। सिर्फ वही एक सही सलामत बचा था, क्योंकि वो सीट पर बैठा हुआ था। वो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। होश संभालने पर वो बाकी क्रू को ढूंढने लगा, मगर सभी मर चुके थे। उसे अपने पिता मिलते हैं जो उस समय बेहोश थे। कैटाई इस हादसे की वजह से काफी डर गया था। वो इस इंतजार में था कि कब उसके पिता होश में आएंगे, क्योंकि उसे नहीं पता था अब आगे क्या करना है और ये कौन सा ग्रह है। जब वो होश में आते हैं तो सबसे पहले अपने बेटे से यही पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो बाकी रेंजर्स को आवाज लगाते हैं, मगर कोई भी जिंदा नहीं था। साइपर कैटाई को ऊपर कॉकपिट में भेजता है। उसे ग्रे बॉक्स ढूंढने को कहता है जिसमें एक बीकन था। उससे वो नोवा प्राइम पर मदद के लिए सिग्नल भेज सकते थे। मगर कैटाई जब उस बीकन को लाता है तो साइपर को ये बुरी खबर मिलती है कि वो बीकन अब टूट चुका है। साइपर काफी जख्मी हो चुका था। उसकी दोनों टांगे टूट चुकी थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो कैटाई की मेडिकल जांच करता है। वो बिल्कुल ठीक था। फिर वो उसे समझाता है कि देखो बेटा, हमसे 100 किलोमीटर की दूरी पर इस जहाज का टेल सेक्शन गिरा है। एक बीकन उसमें है और हमें वो चाहिए। अगर हम उस बीकन से सिग्नल ना भेज पाए तो हम दोनों ही इस ग्रह पर मर जाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ और उससे सिग्नल भेजो। असल में इन लोगों का जहाज पृथ्वी पर ही क्रैश हुआ था, मगर पिछले सैकड़ों साल से इंसान पृथ्वी से जा चुका है। अब यहाँ इंसान नहीं रहते, क्योंकि यहाँ की हवा भी इंसान के जीने लायक रही नहीं। यहाँ की बाकी जिंदगी ने खुद को माहौल के साथ बदल दिया है, जैसे जानवर और पेड़ पौधे। साइपर कैटाई को अपना हथियार देता है। एक बैग देता है जिसमें मेडिकल सप्लाईज और ऑक्सीजन के इनहेलर्स थे, क्योंकि अब इंसान यहाँ की हवा में ऐसे खुले में सांस नहीं ले सकते। इनमें से हर एक इनहेलर्स 20 से 24 घंटे तक काम करेगा। मतलब कैटाई के पास 6 दिनों की ऑक्सीजन होगी। कैटाई ने एक स्पेशल सूट पहना है, उसमें सेंसर और कैमरास लगे हैं। तो साइपर कहता है कि मैं तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। कैटाई पूछता है कि उर्सा का क्या हुआ होगा, क्योंकि वो टेल सेक्शन में थी। तो साइपर कहता है कि मुमकिन है वो हादसे में ही मर चुका हो या बहुत घायल हो, मगर ये तो नामुमकिन है कि वो जिंदा बच गया होगा।
खैर साइपर अपने बेटे को हिम्मत देता है और उसे इस मिशन पर भेज देता है। जब केटाई जहाज से बाहर आता है वो घबरा गया, मगर साइपर उसे शांत करता है। उसे कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ और माहौल का जायजा लो। तो इससे किटाई को थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर वो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ता है तो हम ऑडियंस को वो पृथ्वी दिखाई जाती है जो अब बिना इंसानों की थी। अब पृथ्वी पर सिर्फ जानवरों का ही राज था और ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। शायद ये हम इंसानों के घमंड को तोड़ दे कि हमारे बिना भी ये जन्नत जैसी दुनिया रह सकती है। इसके बाद हमें साइपर रेज दिखाए जाते हैं जो जहाज के सर्वेलेंस ड्रोन्स को छोड़ते हैं ताकि वो उर्सा को ट्रेस कर सके अगर वो इस हादसे में जिंदा बच गया हो तो। साइपर की एक टांग बुरी तरह से टूट चुकी थी और ब्लड सप्लाई भी रुक गई थी। उसे दर्द महसूस हो रहा था। वो पेन किलर लेने की सोचता है, मगर पेन किलर के साइड इफेक्ट्स थे कि उसे नींद आएगी और वो सही से कुछ नहीं देख पाएगा। उसे अपने बेटे को गाइड करना था, इसलिए वो पेन किलर नहीं लेता। वो अपनी एक पुरानी याद में चला जाता है जहां वो जंग के मैदान में था और उसकी बेटी ने उसे कॉल की थी। खैर इन यादों से निकलकर किटाई की आवाज उसे सुनाई देती है जो एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसके सूट का रंग अचानक से बदल जाता है। वो अपने पिता को इस बारे में बताता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे सूट में सेंसर लगे हैं, ये माहौल के हिसाब से रंग बदलता है। मगर थोड़ी देर बाद ही कंप्यूटर पर साइपर को एक जिंदा चीज का सिग्नल मिलता है जो किटाई की तरफ ही बढ़ रहा था। साइपर अपने बेटे को तैयार रहने के लिए कहता है। खुद साइपर को भी नहीं पता था। किटाई को लगा शायद वो उर्सा है, मगर पास आने पर वो एक बंदर था, साइज में बड़ा और खतरनाक। वो किटाई को देखता है तो आवाजें निकालने लगा। साइपर अपने बेटे को समझाता है कि अपनी जगह से हिलना मत और उसे कुछ मत करना, मगर डर के मारे किटाई उसे एक पत्थर से मारता है और ऐसा करते ही वो बंदर तेज आवाजें निकालने लगा जिससे बाकी बंदर भी वहां पहुंच जाते हैं। वो किटाई को मारने वाले थे क्योंकि अब ये वो दुनिया नहीं रही। इंसान का यहाँ जिंदा बच पाना नामुमकिन हो गया था। यहाँ की हर चीज अब इंसान के खिलाफ हो गई थी। तो साइपर किटाई को भागने के लिए कहता है। किटाई बंदरों से भागने लगा। खैर वो भागने में अच्छा था, इसलिए वो एक नदी तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो पानी में कूदता है बंदर उसका पीछा छोड़ देते हैं, मगर उन बंदरों ने किटाई को इतना डरा दिया था कि वो अब भी भाग रहा था। साइपर उसे बार बार कह रहा था कि तुम बेकार में खुद को थका रहे हो, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे, मगर किटाई फिर भी भाग रहा था, डरा हुआ था। साइबर उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारा हर गलत फैसला हम दोनों को मार देगा। खैर किसी तरह किटाई शांत हो जाता है। कंप्यूटर पर साइबर को पता चलता है कि किटाई के खून में बदलाव आ रहा है, इसलिए वो उसे अपने शरीर का मुआयना करने के लिए कहता है। किटाई को अब चक्कर आ रहे थे। जैसे ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है उस पर एक कीड़ा चिपका हुआ था, एक जहरीला कीड़ा। किटाई उसे अपने हाथ से हटा देता है, मगर किटाई को उसने काट लिया था। साइपर उसे बैग से इंजेक्शन लेने के लिए कहता है। उसे 2 इंजेक्शन लेने होंगे। अब किटाई के शरीर पर जहर का असर हो रहा था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर अपने पिता की बात मानते हुए वो पहले इंजेक्शन को किसी तरह ले लेता है। दूसरे इंजेक्शन को वो आसानी से नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके हाथ अब सुन पड़ गए थे। तो साइपर उसे कहता है कि इंजेक्शन को ऐसे ही पकड़े रहो और जमीन पर गिर जाओ। किटाई ऐसा ही करता है। इंजेक्शन लेने में वो कामयाब हो गया, वो मरते मरते बचा। साइपर उसे कहता है कि अब तुम वहीं पर आराम करो। कुछ घंटे आराम करने के बाद रात होने वाली थी। साइपर उसे जगा देता है कि तुम्हें कोई गर्म जगह ढूंढनी होगी क्योंकि रात को इस ग्रह के कुछ हिस्सों में तापमान काफी गिर जाता है। किटाई अब ठीक हो चुका था। साइपर उसे इनहेलर लेने को कहता है। जब वो इनहेलर्स लेने वाला था तो देखता है कि उनमें से 2 टूट चुके हैं। वो अपने पिता को सच नहीं बताता। एक लम्हे के लिए दिल की धड़कन से साइपर को शक हो जाता है, मगर दूसरी बार किटाई सफाई के साथ झूठ बोलता है। खैर किटाई इनहेलर्स लेता है और एक गर्म जगह पहुंच जाता है। अब बार बार साइपर रेज को अपनी बेटी की याद आ रही थी जिसे उर्सा ने मार दिया था। रात को किटाई अपने पिता से पूछता है कि आप पहली बार अदृश्य कैसे बने थे। तो साइपर कहानी सुनाता है कि एक बार मैं अकेले जॉगिंग कर रहा था।
एक उर्सा ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं नदी में गिर गया। वो मेरे ऊपर था। मैंने पानी में अपना खून देखा जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अचानक से मेरा ध्यान बदल गया क्योंकि मुझे यही लगा था कि अब मैं मरने वाला हूँ। एक लम्हे के लिए मैंने डर को भुला दिया और जब ऐसा हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि उर्सा मुझे नहीं देख पा रहा। वही लम्हा था जब मुझे उनकी कमजोरी का पता चला। डर सच नहीं है, ये हमारी दिमाग की बनाई गई एक ऐसी चीज है जिसका कोई वजूद नहीं है। खतरा सच हो सकता है बेटा, मगर खतरे के समय डर का चुनाव हम करते हैं। 5-6 दिन का ये सफर किटाई के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि उसे हर दिन सफर करना था और रात को ठंड बढ़ने की वजह से उसे किसी गर्म जगह की तलाश करनी थी। अगले दिन जब वो अपने सफर पर निकलता है तो नदी के किनारे उसे उन्हीं बंदरों की लाशें मिलती है। वो घबरा जाता है और वहां से जल्दी निकल जाता है। जब वो आगे जाता है तो वो एक बुलंद चोटी पर पहुंच चुका था। ठीक यहीं पर साइपर किटाई का झूठ पकड़ लेता है कि उसके पास अब सिर्फ 2 ही इनहेलर्स बचे हैं और टेल तक पहुंचने के लिए कम से कम उसे 3 की जरूरत थी। कंप्यूटर पर साइपर रास्ते का एनालिसिस करता है। अगर किटाई पहाड़ से उतरने की कोशिश करेगा तो इसमें कई दिन लगने वाले थे। वो घूम कर भी नहीं जा सकता। एकमात्र रास्ता वो पहाड़ी से कूद जाए। वो अपनी मंजिल पर कम समय में पहुंच सकता है। एक लम्हे के लिए साइबर सोचता है, फिर कहता है कि मिशन छोड़ दो, ये यहीं पर खत्म हो गया। अब किटाई ये सुनता है तो कहता है कि नहीं, मैं वहां पहुंच सकता हूँ, मुझे पता है। मगर साइबर को पता था कि ऐसे वो मर जाएगा। उसे इस मिशन को खत्म करना ही सही लगा। यहाँ किटाई जज्बाती हो जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी बहन को उर्सा ने मार दिया था और वो डर के मारे एक जगह सहमा हुआ बैठा था। वो अपने पिता से कहता है कि आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, पर उस समय मैं क्या करता? मैं बुज़दिल नहीं हूँ और आप उस दिन कहाँ थे? बुज़दिल मैं नहीं हूँ, आप है। इसी के साथ वो पहाड़ी से कूद जाता है। उसके सूट में उड़ने के लिए विंग्स थे, इसलिए वो आसानी से रास्ता तय करने लगा। मगर साइपर कंप्यूटर पर एक उड़ती हुई चीज को देख लेता है। वो किटाई को जल्दी वहां से निकलने के लिए कहता है। किटाई पीछे देखता है तो एक बड़ा पक्षी उसे मारने के लिए बढ़ रहा था। किटाई उससे बचने की कोशिश भी करता है मगर वो पक्षी उसे पकड़ लेता है और साइबर का कनेक्शन भी अपने बेटे के साथ टूट जाता है। बाद में जब किटाई को होश आता है तो वो उसी पक्षी के घोंसले में था। बच्चे अंडों से निकल रहे थे। ये पक्षी किटाई को शिकार समझकर यहाँ ले आया था, मगर इससे पहले कि किटाई उस घोंसले से निकल पाता वहां पर शेर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों की आवाजें सुनी। वो तादाद में ज्यादा थे, इसलिए किटाई उन बच्चों को नहीं बचा पाता, ना ही उसकी माँ। खैर, उन शेरों को मारने के बाद जब वो नीचे आता है तो अब उसे अपने पिता की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि अब उसका संपर्क टूट गया था। रात किटाई एक गुफा में बिताता है और अपनी पिता की बातें याद करने लगा। वो दीवार पर एक नक्शा बनाता है जिससे वो टेल सेक्शन को ढूंढ सके। इससे पहले साइपर उसे लीड कर रहा था और अब उसे अकेले ही उस जगह को ढूंढना था। रात गुजर जाती है तो वो उस गुफा से बाहर आता है। वो अपना आखिरी इनहेलर लेता है, एक नाव बनाता है और नदी के साथ ही वो अपना सफर तय करने लगा। फिर वो सो जाता है और सपने में उसे अपनी बहन नजर आती है जो उसे उठने के लिए कह रही थी क्योंकि किटाई ज्यादा सो चुका था। जब उठता है तो शाम होने वाली थी। तापमान गिर रहा था। किटाई ने कोई गर्म जगह नहीं ढूंढी थी, इसलिए वो ठंड की वजह से वहीं पर बेहोश होने लगा। आखिरी बात उसे ये याद थी कि कोई उसे खींच लेता है और उस पर टहनियां रखता है। सुबह जब किटाई को होश आता है तो उस पक्षी ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद किटाई जंगल में भागता है अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर और आखिर में उसे जहाज का मलबा मिलने लगा। वो और आगे जाता है तो उसे टेल सेक्शन भी मिल गया। अब उसके पास इनहेलर्स खत्म हो गए थे और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए किटाई को टेल सेक्शन में इनहेलर्स मिल जाते हैं। वो उनमें से एक लेता है। फिर वो उर्सा को देखने जाता है मगर वो उस कैद से भाग चुका था। इस बात से वो बहुत घबरा जाता है। वो अपने पिता से संपर्क करता है जो अब काफी कमजोर हो चुके थे।
वो किटाई की आवाज सुन रहे थे, मगर किटाई को अपने पिता की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका था। पिछले एक दिन से उसकी और किटाई की बात भी नहीं हुई थी, ना ही उसने किटाई को देखा था। मगर अब जब वो उसे जिंदा देखता है, उसकी आवाज सुनता है तो उसे राहत मिलती है। मगर कनेक्शन खराब होने की वजह से उसे साइपर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। किटाई को वो बीकन भी मिल चुका था। वो उससे सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, मगर सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा था। यहाँ साइपर को कंप्यूटर पर नजर आ रहा था कि पास वाले वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आसमान में बिजली की एक लेयर बन चुकी है जो सिग्नल को जैम कर रही है। किटाई को ऊंची जगह पर जाना होगा। उस समय किटाई अपने पिता की आवाज तो नहीं सुन रहा था, मगर मन ही मन में साइपर उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था। और एक किटाई को भी ये ख्याल आता है। वो उस बीकन को लेके पहाड़ पर चढ़ने लगा, मगर दिल ही दिल में उसे उर्सा का डर भी था। साइपर को भी अब पता चल चुका था कि वो भाग गया है, इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द किटाई मदद के लिए सिग्नल भेज दे। पहाड़ी पर चढ़ते समय ही किटाई का सामना उर्सा से होता है। किटाई के दिल में बचपन का वो डर आज भी था, इसलिए वो उससे भागने लगा। और जितना वो उस हैवान से डरता, इतना ही उसे ढूंढने में आसानी होती। खैर भागते भागते वो एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है, मगर सिग्नल भेजने से पहले ही उर्सा उस तक पहुंच गया। वो किटाई को पकड़ लेता है। कैमरा से साइपर ये सब देख रहा था। अब हैवान ने किटाई को जख्मी कर दिया था। किटाई जमीन पर पड़ा था। उस समय उसे अपने पिता की वो बातें याद आती है। वो अपने खून की तरफ देखता है, अपनी सोच बदल देता है, डर को भुला देता है। और उर्सा जो ठीक सामने था, वो उसे नहीं देख पाता। किटाई अपना हथियार लेता है और अब वो उस हैवान को मारने लगा। साइपर रेज अपने बेटे की ये बहादुरी देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। बिना डरे वो उस हैवान को खत्म कर देता है और आखिर में वो उस बीकन से नोवा प्राइम पर सिग्नल भेज देता है। कुछ समय बाद ही रेंजर उन्हें बचाने के लिए आते हैं। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो रेज अपने बेटे के लिए उठता है और उसकी बहादुरी के लिए उसे सैल्यूट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस सैनिक ने साइपर रेज के लिए किया था। पृथ्वी का ये एक हादसा बाप बेटे को करीब ले आया और आखिरकार किटाई ने वो साबित कर दिया। उन दोनों को अपने घर वापस ले जाया जाता है और यहीं पर इस कहानी का अंत। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।